नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती से जुड़े इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। उनकी इस जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आज उनके समाधि स्थल पर हो रहा है, सदैव अटल। वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं और याद करने वाले हैं अपने नेता को और उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ वहाँ पर एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। उस सभा में भी ये तमाम राजनेता उपस्थित रहने वाले हैं। दो विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। और साथ ही साथ हितेश शंकर जी हैं, पांचजन्य के संपादक हैं। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जानकारी मुझे ये मिली है कि आप इस समय गोवा में हैं और गोवा में अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, उस आयोजन में आप इस वक्त मौजूद हैं। क्या ये बात सही है हितेश जी? जी, ये विजुअल नहीं आ रहा है। हाँ जी हितेश जी। जी प्रतिबिंब जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस समय गोवा में हूँ और जैसा कि आपके दर्शक भी जानते होंगे और पांचजन्य के पाठक तो ये बात जानते ही हैं, पांचजन्य के प्रथम संपादक अटल जी थे और गोवा में अटल जी के सुशासन की कसौटियों को स्मरण करते हुए, सुशासन के उस मॉडल को याद करते हुए पांचजन्य एक सागर मंथन के नाम से सुशासन संवाद यहाँ पर करता है, जो अपने 3 वर्ष पूरे कर चुका है। तो आज उसी कार्यक्रम के निमित्त हम सब लोग यहाँ पर जुटे हैं और अटल जी की परंपरा को बड़े राज्यों में ही नहीं, छोटे राज्यों में भी, और जो कदम ताल की बात है, कदम मिलाकर चलना होगा। तो डबल इंजन सरकार तो कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल नारे की तरह, मगर अटल जी के शब्दों में कहे तो कदम मिलाकर चलने की इस कवायद में छोटे राज्य, बड़े राज्य, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब कैसे साथ साथ बढ़ सकते हैं, उसको याद करते हुए, उन पैरामीटर्स, उन कसौटियों, उन मापदंडों को याद करते हुए यहाँ ये संवाद के निमित्त मैं हूँ। कोई विशेष कारण गोवा में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे कोई विषय? जी, इसमें ऐसा था कि एक तो अटल जी के स्वभाव से सागर, पहाड़ियां, ये दोनों चीजें ही अटल जी को आकर्षित करती रही। और आपने देखा होगा उनके, जब भी उन्हें फ्री टाइम के लिए थोड़ा सा रिलैक्स करना होता था तो काम निपटाते हुए भी वो ऐसी जगह रचनात्मक काम भी करते थे, कविताएं भी लिखते थे, लोगों से मिलने का काम भी, चाहे मनाली की बात हो, चाहे सागर किनारे की बात हो। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को एक साथ लाना, और हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है सागर मंथन। तो सागर के किनारे विचारों का मंथन करते हुए ये कार्यक्रम है और इसी के निमित्त हम लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। राज्य के कई राज्यों के मुख्यमंत्री अटल जी के साथ जिन्होंने काम किया, ऐसे उनके पुराने सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल में रहे हुए लोग, नीति निर्माता, और आज भी ये जो सुशासन की यात्रा को अगर हम देखते हैं अटल जी के समय से, तो सुशासन की यात्रा किसी स्प्रिंट रेस की तरह से नहीं है कि आप एक जगह से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक दौड़ लगाते हैं और वो यात्रा पूरी होती है। ये रिले रेस की तरह है। एक व्यक्ति काम शुरू करता है, आगे वो काम किस तरह से बढ़ता है, नीतियों में उतरता है, इसमें समय लगता है। तो अटल जी के शुरू किए हुए काम कैसे हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा है, उसमें दृढ़ता कैसी थी, उसमें दूरदर्शिता कैसी थी, इन सभी चीजों की चर्चा करने के लिए सागर मंथन के संवाद में, और ये तो अटल जी का शताब्दी वर्ष है, तो जाहिर है ये आयोजन और बड़ा होना था। तो इस आयोजन को उसकी ठीक जगह पर, ठीक ऊंचाइयों के साथ और अटल जी के मन की सी जगह पर करने का हमारा एक संकल्प था, वही करने के लिए हम जुटे। जी हाँ, आप विशेषज्ञों से हमारी बातचीत लगातार अटल जी के निमित्त जो है वो आप
हम साझा करते रहेंगे और साझा करते रहेंगे वो तमाम तस्वीरें जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल से लगातार आ रही हैं। वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आपको नज़र आ रहे थे अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर एक बड़े विंडो में, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर अभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी आने का कार्यक्रम है और जो है अन्य केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हुए हैं और अशोक टंडन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, अगर बात करें, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, परंतु अगर उनके पूरे व्यक्तित्व को एक पंक्ति में अगर बताना हो तो किस तरीके से बता सकेंगे आप? ये विजुअल नहीं आ रहा है जी, आप नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत ही साफ और आपकी आवाज भी बहुत क्लियर है। जी अशोक जी। अच्छा, बहुत बहुत जी। ये देखिए, अटल जी के व्यक्तित्व को किसी एक शब्द में तो नहीं ढाला जा सकता, लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो लेजेंड, जिसको हम शायद हिंदी में महामानव कहते हैं। तो लेकिन एक बात इसमें और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही अटल जी लेजेंड हो गए थे भारत की राजनीति में, महामानव, क्योंकि उनका जो संसदीय जीवन था उसके चलते जिस प्रकार का उनका एक प्रभाव पूरे देश की राजनीति में था, संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में उनका जो योगदान था, तो उससे तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मैं समझता हूँ अटल जी का जो एक व्यक्तित्व था वो देश के सामने हुआ था। अब जहाँ तक बात है कि उनके शासनकाल की, तो जैसे अभी हितेश जी कह रहे थे कि सुशासन शब्द जो है, गुड गवर्नेंस, इसका जो एक शुरुआत हुई, जो इसका अध्याय शुरू हुआ, मैं समझता हूँ कि वो अटल जी के समय हुआ था और वही सुशासन आज हमें भी देखने को मिलता है। तो अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करें तो बहुत उसमें समय चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में जिन महापुरुषों का, जिन सांसदों का, जिन भारत के श्रेष्ठ पुरुषों का एक योगदान था, उसमें अटल जी का नाम अग्रणी है। क्योंकि जिस प्रकार से वो कहा करते थे कि ना तो वो कमर के नीचे वार करते थे कभी अपने भाषणों में, चाहे संसद के अंदर हो या बाहर हो, और ना ही वो ये हमेशा कहा करते थे कि संसद के कुएं में जाना नहीं चाहिए, वेल में नहीं जाना चाहिए। तो जो मर्यादाएं थी संसदीय लोकतंत्र की, संसद के अंदर, वो आज हम देख रहे हैं कि वो दिखती नहीं है। और ये एक बहुत दुखद बात है कि भारत का संसदीय लोकतंत्र, जिसको, इसकी जड़ों को दशकों तक वरिष्ठ सांसदों ने सींचा, और विशेष तौर से मैं बात करूं तो अटल जी की, कि हिंदी में भाषण संसद में देकर भी अपना एक प्रभाव जिन लोगों ने छोड़ा, उसमें अटल जी थे। और एक बात जो शायद नई पीढ़ी को मालूम नहीं होगी कि जैसे एक लोकसभा में मेडन स्पीच होती है, पहला भाषण होता है, तो 1957 में जब अटल जी पहली बार बलरामपुर उत्तर प्रदेश से चुनकर आए थे, तो उनके मेडन भाषण के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उनकी पीठ थपथपाई थी, और एक ऐसे विदेशी मेहमान से उनका परिचय कराते हुए यहाँ तक कहा था कि ये नौजवान एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो उस तरह की मर्यादाओं का पालन करते हुए जिन लोगों ने संसदीय लोकतंत्र को सींचा, मैं समझता हूँ अटल जी का सबसे बड़ा योगदान मैं उसको मानता हूँ। और जिस प्रकार से बाद में हम देखते हैं कि इतने दलों की सरकार उन्होंने चलाई, गठबंधन की सरकार चलाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि संसदीय लोकतंत्र में गठबंधन की सरकारें भी चल सकती हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि उनके मंत्रिमंडल में जो लोग थे वो अपने आप, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे एक समाजवादी क्रांतिकारी नेता उनके मंत्रिमंडल में थे। आज जो लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ममता बनर्जी उनके मंत्रिमंडल में थी,
नवीन पटनायक उनके मंत्रिमंडल में थे, नीतीश कुमार उनके मंत्रिमंडल में थे, शरद यादव उनके मंत्रिमंडल में थे। तो ऐसे एक वरिष्ठ नेताओं को, जो अपने आप में एक वरिष्ठता रखते हों, उनके साथ गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई और उसमें सुशासन को सबसे बड़ा महत्व दिया। तो ये बात हम करेंगे तो हम ये भी देखते हैं कि कैसे भारत की छवि उन्होंने सुधारी, पोखरान का परीक्षण किया और उसके बाद जो प्रतिबंध लगे उनको भी झेलते हुए उनकी सरकार ने आर्थिक नीति की दृष्टि से काम किए। और ऐसे कुछ कार्यक्रम जो आज भी इस सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दक्षिण से उत्तर, उत्तर पूर्व से पश्चिम जोड़ने वाले जो महामार्ग हैं। तो ऐसी अनेक योजनाएं जो उस समय शुरू हुई, जिसके कारण भारत की जीडीपी उस समय बहुत अच्छी थी और मुद्रा भंडार बहुत बड़ा, आर्थिक नीतियों के चलते देश की छवि बढ़ी। तो कुल मिलाकर वो जो एक युग था वो स्वर्णिम युग था, और उसकी ही जो आगे बढ़ाने का जो सिलसिला है वो आज हम देख रहे हैं, पिछले 2 टर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जी, अगर बात करें हितेश जी, पहली जो गैर कांग्रेसी सरकार आई थी मुरारजी देसाई जी के नेतृत्व में, वो जो है गठित की गई थी, लेकिन वो ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई थी। तो एक मजाक उड़ाया गया अलायंस सरकार का, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इस तरीके का मजाक उड़ाया गया। लेकिन इसी तरीके की एक अलायंस सरकार गठित की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और वो पहली सरकार थी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जो अपना कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही। तो एक उदाहरण, एक नज़ीर कहीं ना कहीं पेश की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि कैसे अलग अलग विचारों के लोगों को साथ लेकर भी एक सफल सरकार चलाई जा सकती है। आपने प्रतिबिंब जी बहुत महत्वपूर्ण राजनीति के एक आयाम की ओर इशारा किया है। अगर हम इसे देखें तो भारत हित पर पूरी दृढ़ता और गठबंधन का पूरा लचीलापन, दोनों चीजें दिखाई देती हैं। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लोगों को समाने की गुंजाइश भी है, मगर भारत के हित से कोई समझौता नहीं है। और ये केवल राजनीतिक आपको एक कॉम्बिनेशन, एक समीकरण में नहीं दिखाई देता। मैं एक उदाहरण की बात करता हूं। आप भारत की साइकी में, मनोस्थिति में, हर नीति में अगर आप देखें तो सबसे बड़े कारक के तौर पर पाकिस्तान काम करता है, क्योंकि देश के विभाजन के साथ ही हमारी यात्रा शुरू हुई 1947 में। ये जो बिंदु था, अगर इस पर हम अटल जी को देखें तो दृढ़ता कैसी होती है और लचीलापन कैसा होता है। लाहौर बस यात्रा से बड़ा उदाहरण मुझे लगता है विश्व राजनीति में नहीं हो सकता, कि जिस समय हमें देश की बात करनी है और मित्रता का हाथ बढ़ाना है तो उसमें हम जरा भी संकोच नहीं करेंगे। लाहौर बस यात्रा शुरू करी, परंतु जब धूर्त व्यक्ति अपनी धूर्तता से बाज नहीं आता तो शठे शाठ्यम समाचरित, ये कहते हुए कारगिल में मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। तो दोनों ही चीजों में अटल जी की जो आप व्यक्तित्व की विराटता की अगर बात कहें कि मन में मैल नहीं रखना मगर संकल्प से समझौता भी नहीं करना, ये दोनों चीजें एक साथ दिखाई देती हैं लाहौर बस यात्रा और कारगिल के संदर्भ में। और अभी मैं देख रहा था, अशोक जी ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजें हैं एक बार में बताई जाती है, मगर अटल जी ने बहुत ऐसे काम भी शुरू किए जिनका श्रेय आज उनको नहीं दिया जाता, मगर आज उसके आधार पर राजनीति चल रही है, उसके आधार पर देश चल रहा है। दो चीजें हैं, एक सूचना का अधिकार, उसका फाउंडिंग स्टोन रखने वाला अगर इस देश में कोई है तो वो अटल जी है। दूसरी चीज जो है वो है मेट्रो। अगर मेट्रो ट्रेन की अगर बात करें तो उस नेटवर्क को आप याद कीजिए, आपको याद आएंगे वो चित्र कि मदन लाल खुराना जी, आडवाणी जी, अटल जी दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे हैं। बाद में शीला दीक्षित जी ने उसका श्रेय लिया, ये अलग बात है। इसी तरह से तीसरी जो चीज है, इस देश में अगर मोबाइल क्रांति हुई तो प्रमोद महाजन जी उनके मंत्री थे और देश में घर घर तक मोबाइल पहुंचाने की जो कवायद थी, जो आईटी रेवोल्यूशन का नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का काम था,
उसको गहराई देने के लिए आधारभूत ढांचा सारा तैयार हुआ। आईटी उद्योग के विस्तार के लिए, मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई नई नीतियां उस समय पर बनी, टावर्स लगे पूरे देश में। मुझे याद है कि हम सुदूर उत्तराखंड में एक जगह है उफरे खाल, उसके आगे मैं सरायखेत तक गया तो पैदल जाना पड़ता था। वहां से लौटने पर शायद सड़क के लिए जब अनुभवों के साझा करने की बात हुई तो एक प्लेटफॉर्म था जहां पर प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात जा सकती थी। तो उन अनुभवों की जब बात हुई तो दो चीज समझ में आई कि सरायखेत से उफरे खाल तक जाने के लिए सड़क नहीं है। तो भुवन चंद्र खंडूरी जी शायद थे उस समय पर, उन तक वो बात पहुंची। और आज आप देखेंगे उत्तराखंड में उस क्षेत्र में जहां पर गाड़ी जाती थी और एकदम से खेत या जंगल शुरू हो जाते थे, लोगों के लिए आने जाने की बात नहीं थी, वहां तक वो सड़क नेटवर्क पहुंचा। दूसरी बात थी महिलाओं का, एक दर्द का अनुभव हमने साझा किया कि महिलाओं को दिक्कत ये थी कि कई महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी और पति शहर में या नीचे काम की तलाश में गए हुए थे। तो जब चिट्ठी पति की आती थी तो डाकिया पढ़ के सुनाता था। उसमें थोड़ा लज्जा, संकोच, पारिवारिक बातें बाहर का एक व्यक्ति करता है। तो उस दर्द को भी वहां अनुभव किया उस सरकार ने, और उनके नेतृत्व में ये हम कहेंगे कि एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया कि उन जगहों पर मोबाइल के टावर पहली बार लगे। आज हम वहां जाते हैं, मैं जाता हूं, उफरे खाल के हमारे मित्र हैं, तो वो कहते हैं कि अटल जी की सरकार को, उस शासन को हम नहीं भूल सकते। बीएसएनएल और एमटीएनएल का जो ढांचा था उसको मजबूत बनाना और मोबाइल सेवाओं को ग्रामीण भारत तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात थी। भारत आज अगर एक वैश्विक आईटी हब है तो उनकी नीतियां और इस क्षेत्र को चिन्हित करना, इसकी संभावनाओं को आंकना, ये काम अटल जी ने किया था। अशोक जी, यहाँ पर क्या कुछ किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, इसका जिक्र किया है और बहुत सारे बिंदु गिनाए हैं हितेश जी ने। और सड़कों का और हाईवेज़ का जो जाल इन दिनों नज़र आ रहा है, विकास की नई कहानी लिखता हुआ नज़र आ रहा है, वो तो उसकी नींव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में डाली ही थी। साथ ही साथ पूर्वोत्तर को एक जो है नेग्लेक्टेड एरिया माना जाता था उसको, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वहाँ पर बहुत ही कम जो हैं लोकसभा की सीटें हुआ करती थी, तो उतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय पूर्वोत्तर के दर्द को महसूस किया और विकास की बयार वहाँ भी पहुँचे कनेक्टिविटी के माध्यम से। उसकी आधारशिला भी कहीं ना कहीं वाजपेयी जी ने रखी। बिल्कुल। और मुझे याद है कि अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री अटल जी पूर्वोत्तर के सभी प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया था, वहाँ रुके थे और फिर ये एक प्रथा चलाई थी कि हर महीने एक ना एक मंत्री उनके केंद्र का पूर्वोत्तर के किसी न किसी राज्य का दौरा करेगा। तो ये आपने जो बात कही उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या शुरू से रही है, क्योंकि पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं या लोग हैं उनमें हमेशा से एक ये भावना रहती है कि हम दिल्ली से बहुत दूर हैं और दिल्ली इसलिए हम लोगों को जो है वो नेग्लेक्ट करता है और हमारा विकास नहीं होता। तो ये जो एक दूरी की बात थी पूर्वोत्तर के लोगों की, उसको समाप्त करने की दिशा में जो काम हुए उसमें हालांकि क्या है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको हवाई सेवाएं देने का काम जो है वो करने की आवश्यकता थी और उसके लिए जो पहल हुई। और आज हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर के अधिकांश स्थानों से जो है हवाई लिंक जो है वो देश के अन्य भागों का है। तो पूर्वोत्तर के बारे में एक मंत्रालय बनाया गया भी था, अगर आपको याद हो। तो पूर्वोत्तर की दिशा में जो काम शुरू हुआ उनके समय में, वो आज भी हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से पूर्वोत्तर की ओर केंद्र सरकार का ध्यान है और इसी दूरी को समाप्त करने की दिशा में जो कुछ भी मुझे लगता है उसकी शुरुआत अटल जी ने की थी। लेकिन विदेश नीति की चर्चा करना बहुत आवश्यक है। अटल जी जब 1977 में विदेश मंत्री बने थे पहली बार, तो उन्होंने अब विदेश मंत्री के नाते जो भारत की विदेश नीति थी उसमें एक अमिट छाप छोड़ी थी
और उसमें कुछ एक बातें जो है उस समय भी उन्होंने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की पहल की थी। और उस समय भी ये माना जा रहा था कि अटल जी ने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे किए। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण योगदान जो उनका था वो था कि जिले जिले में पासपोर्ट ऑफिस खोलना। राज्यों में पहले राज्यों में पासपोर्ट ऑफिस नहीं हुआ करते थे, केवल दिल्ली या मुंबई या ऐसे स्थानों पर थे। तो ये भी एक उनकी पहल उस समय जो लोग याद करते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस को इस तरह से स्थान स्थान पर हर राज्य में खोलना। और एक और शुरुआत जो उन्होंने विदेश मंत्री के नाते की थी वो थी कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देना, और जो प्रथा उन्होंने बाद में प्रधानमंत्री काल में भी रखी। तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो काफी शुरू में विदेश मंत्रालय उनके अपने पास था और विदेश नीति में उनकी विशेष रुचि भी रहती थी, और इसीलिए विदेश नीति की उसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए फिर से पहल सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध करने की थी। जैसा हितेश जी लाहौर बस यात्रा की बात कर रहे थे, तो उनको मालूम था कि अगर पाकिस्तान से संबंध कोई भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है तो वो स्वयं हैं, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के संबंध सुधारने की दिशा में कोई अगर पहल करनी है तो उसकी हिम्मत वही जुटा सकते हैं। और उसी हिम्मत का ही ये एक हिस्सा था कि उन्होंने निर्णय लिया था लाहौर में जाने का और बस यात्रा के द्वारा जाने का। और मुझे ध्यान है हम लोग साथ में थे, तो जब अटल जी की बस वाघा बॉर्डर से निकलते हुए लाहौर के गवर्नर हाउस की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में लोग अपनी छतों पर अपनी खिड़कियों पर देखते हुए उनका अभिवादन कर रहे थे। और ऐसे खुशी की लहर देखी हमने लोगों के मन में कि जैसे कोई शांति का दूत एक फरिश्ता बन के आया है और शायद अब इन दोनों देशों के बीच में संबंध सुधर जाएंगे। मुझे ये भी ध्यान है कि अटल जी ने गवर्नर हाउस से जो भाषण दिया था, जिसको पाकिस्तान में लाइव टेलीकास्ट किया गया था, वो बिल्कुल एक उनके दिल से निकली हुई अपील थी कि कब तक हम लड़ते रहेंगे, हमें लड़ना है गरीबी से, आइए मिलकर हम साथ चलें और देश की दोनों देशों की तरक्की करें। तो इतना प्रभावशाली भाषण था। और मजाक में जब भाषण समाप्त हुआ तो तब के पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि वाजपेयी जी अब तो आप पाकिस्तान से भी इलेक्शन जीत सकते हैं। तो उसका असर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से जैसा हितेश जी ने भी कहा कि जो अकेला ऐसा व्यक्ति जो उनका स्वागत करने नहीं आया, वो तो उस समय के जनरल मुशर्रफ थे और वो उस समय अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप दे रहे थे। और बाद में जो हुआ उसकी चर्चा हितेश जी ने भी की। जब मुंह तोड़ जवाब देने की बात आई तो हमारी सेनाओं ने और कुशल नेतृत्व ने उनका जवाब दिया। लेकिन इसका एक और पहलू है कि जिस समय कारगिल हुआ या लड़ाई हो रही थी, उस समय अटल जी की सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट थी। एक वोट से हारने के बाद शायद मुशर्रफ ने हम बता दें कि अशोक जी लगातार तस्वीरें आ रही हैं समाधि स्थल अटल बिहारी वाजपेयी जी के सदैव अटल से, और वहाँ पर केंद्रीय मंत्री पहुंच गए हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का इंतज़ार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लीगेसी बनाई है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उसको न केवल आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि लगातार उसको विकास कार्यों के माध्यम से विस्तार देने का प्रयास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका विजन और मिशन विकसित भारत के संकल्प में निरंतर शक्ति का संचार करता रहेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष वीडियो भी देश के साथ साझा किया है। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में
एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। एक कार्यकर्ता के नाते अटल जी के साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला। अनेक स्मृतियां आंखों के सामने उभर करके आती हैं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो, हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले। गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बनी। हम अपना दायित्व निभाएं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही सुशासन और यही आज का दिवस अटल जी को स्मरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। यही जनता की अपेक्षा है, यही अटल बिहारी वाजपेयी की हम सबको शिक्षा है। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। हितेश जी, ये वीडियो संदेश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे वो दृश्य याद आ गया जब अटल जी की अंतिम यात्रा निकल रही थी और स्वयं प्रधानमंत्री उस अंतिम यात्रा में आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने ना जूता पहना हुआ था, ना चप्पल पहने हुई थी। किलोमीटर तक वो पैदल चले थे। किस तरीके का प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का? प्रतिबिंब जी, आपने जो समय का उल्लेख किया, मेरी स्मृति में बिल्कुल कल का सा ताजा वो पूरा प्रकरण है। और अटल जी के मन की एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा आयोजन उस समय मॉरिशस में हो रहा था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो हिंदी सम्मेलन होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, उसके लिए मॉरिशस में थे। और जैसे ही ये सूचना मिली वैसे ही वहां का एक तरह से पूरा माहौल बदल गया। सारे हिंदी प्रेमी, सारे कवि, कवयित्री, साहित्यकार, सबकी स्थिति, और साथ में सुषमा जी की भी स्थिति ऐसी। प्रधानमंत्री जी का ऐसा ही संदेश वहां पर भी आया था। और जो द्रवीभूत भाव उस समय प्रधानमंत्री जी का दिखाई दिया, वो अटल जी के साथ अनन्य प्रेम रखने वाले लोगों का ही हो सकता है। कार्यक्रम की पूरी संकल्पना में अटल जी केंद्र में थे। और हम लोगों को तो ये जो दिन था वो भी ऐसा था 5 जनवरी के लिए कि जिस दिन प्रेस में एडिशन जाना है उसी दिन उसके फाउंडिंग एडिटर अगर चले जाए तो पूरा संस्करण एक दिन में बदलना पड़ा था। और प्रधानमंत्री कार्यालय से जब हमने आग्रह किया कि ऐसा है, तो उन्होंने कहा निश्चित ही चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं अभी लेख भेज रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का वो लेख बताता है, आपके प्रश्न का उत्तर उसमें, कि अटल जी का सानिध्य, अटल जी का अनुभव। अटल जी मतलब कह के ही नहीं बताते थे, उनको देख के बहुत सारे लोग सीखते थे। लोगों को अपने साथ जोड़ना, लगातार प्रवास करना, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्मित और हास्य को बनाए रखना, और विपरीत ध्रुवों के साथ भी संवाद करने की जो कौशल है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अगर आज आपको इजराइल से भी बात करते हुए दिख रहे हैं, मगर भारत का एक स्टैंड आपको फिलिस्तीन की भी जो जायज मांगे हैं उसके लिए दिखाई देता है। सऊदी अरब से भी बात कर रहे हैं और इंडियन डायस्पोरा को पूरे विश्व में संबोधित करते हुए दुबई में एक भारतीय परंपरा का, भारतीय आध्यात्मिकता का शंखनाद करता हुआ मंदिर भी खड़ा हो रहा है। तो अगर अटल जी का सानिध्य नहीं होता तो मुझे लगता है दूरदृष्टि का ऐसा विस्तार जो कार्यकर्ताओं में होता है वो शायद लाखों करोड़ों लोगों का ना होता। और देश के इस वर्तमान नेतृत्व को तो अटल जी को बहुत निकट से देखने का, अनुभव करने का मौका मिला है।
जी हाँ, और जैसा हमने अभी वीडियो संदेश सुनकर महसूस किया, देखकर महसूस किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उन्होंने अपना साझा किया, अपना वीडियो संदेश अटल जी को समर्पित करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो गए। और ऐसा ही अनुभव नरेंद्र मोदी जी को उस समय हुआ था जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कॉल किया था और कहा था कि आपको गुजरात जाना पड़ेगा और वहाँ प्रदेश को संभालना पड़ेगा। जी हितेश जी। जी, और आज का जो संदेश था उसमें एक विशेष बात और थी, जिस पर आप अगर वो संदेश सुनेंगे बाद में भी तो देखेंगे प्रधानमंत्री का जो फोकस एरिया है, जिस चीज को वो रेखांकित कर रहे हैं कि सुशासन का अर्थ ही है कि शासन नहीं, शासन के बीच में सत्ता भाव नहीं, सेवा को आगे रखना। ये भाव अगर राजनीति में आके किसी को ये बात समझ में आ जाती है तो समझ लो उसे दीनदयाल उपाध्याय जी समझ में आ गए, उसको अटल जी समझ में आ गए। राजनीति की पाठशाला से निकला हुआ वो व्यक्ति बिल्कुल उसी राह पर है जो दीनदयाल जी ने दिखाई, अटल जी ने दिखाई। आज के इस संबोधन की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि सुशासन के मध्य शासन भाव नहीं है, सेवा भाव है। और गुड गवर्नेंस की जो जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस पर लगातार जोर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही की थी। अब उसको विस्तार देने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल से वहाँ पर जेपी नड्डा जी पहुँच गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अन्य केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अभी आपको नज़र आ रहे थे, वो पहुंच गए हैं। अभी अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। उनसे मिलते हुए जेपी नड्डा यानी कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। उन्होंने अपने संदेश में लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भावपूर्ण नमन। एक सुधी राजनीतिज्ञ, ओजस्वी कवि, रचनाकार, मृदुल संरक्षक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में अटल जी की सदा स्मृतियों में बने रहेंगे। 10 बार लोकसभा के लिए तथा 2 बार उच्च सदन के लिए निर्वाचित होकर श्रद्धेय अटल जी ने हमारी संसदीय परंपराओं को समृद्ध बनाया तथा आजीवन राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित रहे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उन्हें सभी के बीच सम्मान प्राप्त था। संसदीय परंपराओं के प्रति उनका दृष्टिकोण तथा सदन में शुचिता और मर्यादा सम्मत उनका व्यवहार सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में आज के दिन संपूर्ण देश में सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। सभी देशवासियों को इस अवसर की शुभकामनाएं। और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सदा अटल जी के समाधि स्थल से ये तस्वीरें संसद टीवी पर आप देख रहे हैं। वहाँ पर सभी केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं, अलग अलग धर्मों के गुरु हैं। सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने वाली हैं, उपराष्ट्रपति रहेंगे और प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेंगे इस विशिष्ट कार्यक्रम में। और हम बता दें कि इसके पश्चात प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं और वहाँ पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे प्रधानमंत्री। वहाँ एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पहल और थी, एक सपना था उनका देश में पानी की समस्या को दूर करने के लिए, और जो बाढ़ की एक स्थिति पैदा हो जाती है अलग अलग राज्यों में, उससे देश को बचाने के लिए वो सभी नदियों को आपस में जोड़ना चाहते थे। उससे एक जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम भी आज होने वाला है मध्य प्रदेश में। उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं। अशोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरे अशोक जी। हाँ जी।
जी, अशोक जी से मैं बात करूं उससे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं हितेश जी का। हितेश जी एक विशेष कार्यक्रम में जो कि समर्पित है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वहां पर काफ़ी व्यस्त हैं और उस व्यस्तता के बीच में समय निकालकर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हितेश जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, हम बात कर रहे थे सुशासन की। सुशासन का एक विचार जो सबसे पहले भारतीय राजनीति में किसी सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, वो दिया गया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और इसका जिक्र आज अपने संदेश में, जो कि श्रद्धा स्वरूप आज एक संदेश साझा किया है पूरे देश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। लेकिन आप उनके मीडिया एडवाइज़र रहे, पत्रकारों के साथ उनका संबंध कैसा था, व्यवहार कैसा था, और क्या कुछ वो समाचार पत्रों और पत्रकारों के माध्यम से जो है संदेश प्रेषित करना चाहते थे देश के नाम, क्या विचार था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का? इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब आप चर्चा कर रहे थे कि निधन के बाद जिस तरह से उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री पैदल चले, तो उस समय एक कोशिश की गई थी कुछ विपक्षी दलों द्वारा कि अटल जी का जो विरासत है उसको भारतीय जनता पार्टी से छीन लिया जाए। और इस कारण उस समय बहुत मीडिया के भी कुछ मित्रों द्वारा इस प्रयास में योगदान रहा कि अटल जी तो सच में भारतीय जनता पार्टी के नेता थे ही नहीं, और वो ना तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उनके तो मतभेद थे। इसकी बहुत कोशिश की गई थी कि किसी तरह से जो विरासत है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न ले सकें, और वो जो प्रयास था वो विफल किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि दी वो जो, और उसके बाद एक के बाद एक उनकी जितनी भी परियोजनाएं थी उनमें उनको अटल जी के नाम पर रखा। सदैव अटल जो स्मारक बना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पहल थी, और उनकी हर एक चीज़ छोटी से छोटी उस स्मारक को बनाने में उन्होंने दिलचस्पी ली थी। तो वो समझ रहे थे कि कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि अटल जी की विरासत को वो छीन के ले जाए। तो और फिर उस समय मुझे याद है कि मुझे भी बहुत से चैनल पर जाकर इस बात को स्पष्ट करना पड़ता था कि ऐसे किसी प्रकार के कोई मतभेद नहीं थे। मैंने उदाहरण के साथ भी ये बात सिद्ध की थी कि अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, और पहला स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बने थे। और ये जो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुष्प्रचार की कोशिश हुई थी उसको विफल करने में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान था, उनकी सरकार का बहुत बड़ा योगदान था। जी हाँ, तो संघ के स्वयंसेवक के तौर पर एक राजनेता के रूप में उन्होंने कैसे काम किया उस पर और अधिक विचार हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री आपको निर्मला सीतारमण दिखाई दे रही हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर। हम बता दें कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक संदेश एक्स पर दिया और उसके साथ साथ एक वीडियो संदेश भी प्रेषित किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा अर्पित करते हुए, ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने भी एक विशेष वीडियो साझा किया है कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित करते हुए। क्या कुछ संदेश में कहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, आइए सुन लेते हैं। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे सर्वमान्य नेता थे, उनका विराट व्यक्तित्व, सभी दलों में उनके प्रति विशेष सम्मान और विशेष रूप से देश के प्रति समर्पण, सेवा और किस तरीके से शासन के अंदर शुचिता, शासन जनता के प्रति जवाबदेही बने,
एक पारदर्शी शासन, एक जवाबदेही शासन के रूप में उनके दिए गए कार्यों के कारण आज पूरा देश सुशासन दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, देश के लिए किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण कर अपनी शक्ति और ताकत को बताया। उन्होंने कारगिल के अंदर हमारे वीर सैनिकों की ताकत, उनकी ऊर्जा, उनके सामर्थ्य के बल पर कारगिल के अंदर ने विजय प्राप्त की। देश के गांवों को जोड़ने का काम किया। भारत रोड कनेक्टिविटी के अंदर एक हो, उसके लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का संदेश पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल से। वहाँ पर केंद्रीय मंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम से जुड़ी हर तस्वीर आपके साथ हम लगातार साझा करते रहेंगे। अशोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मीडिया एडवाइज़र रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। आपने एक बात यहाँ कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के पश्चात बहुत सारे राजनेताओं ने और बहुत सारे राजनीतिक दलों ने ये प्रयास किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक से अलग दिखाने का प्रयास उनका रहा था। संभवतः वो ऐसे लोग रहे होंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली से अवगत नहीं होंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली से अवगत है, उनका मानना ये था कि जिस प्रकार उन्होंने अलग अलग दलों को मिलाकर पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 5 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलाई, उसके पीछे उनके भीतर जो एक स्वयं सेवक लगातार कार्य करता था, इसी वजह से वो 5 वर्ष अलग अलग दलों के साथ राष्ट्रीय सरकार चलाने में कामयाब रहे। जी अशोक जी। जी हाँ, ये विश्व प्रसिद्ध संदेश आप देख सकते हैं। मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। जी हाँ, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में यही बात बराबर सामने आ रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो अपनों को, परायों को, सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। जी हाँ, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, जगदीप धनखड़ जी कार्यक्रम स्थल पर, और लोकसभा अध्यक्ष भी आपको नज़र आ रहे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का भी संदेश, वीडियो संदेश आपके साथ हम लोगों ने साझा किया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नज़र आ रहे हैं। वित्त मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं, सूचना प्रसारण मंत्री वहाँ पर उपस्थित हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पर आए हुए हैं। ये सभी लोग इस विशेष आयोजन पर इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि आदर भाव है, प्रेम है, प्यार है, इसलिए याद कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। उनकी 100वीं जयंती पर उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हुए हैं। सर्वधर्म सभा का आयोजन यहाँ पर किया गया है और भीगा भीगा मौसम भी ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रकृति से भी बेहद लगाव था। जब भी समय मिलता था, जैसा हितेश शंकर जी ने अभी हमारे साथ इस बात को साझा किया, जब भी उनको समय मिलता था वो सागर की गहराइयों में या पर्वतों की ऊंचाइयों में पहुंच जाया करते थे, वहां पर समय व्यतीत करते थे। जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी वो समय निकाल कर प्रकृति की गोद में जाया करते थे।
अशोक टंडन जी, आपने समय निकाला और आप चूंकि बहुत नज़दीक से जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए बहुत ही बारीक बिंदुओं से हमें अवगत करवाया, उन पर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देश के राजनेता पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति उपस्थित हैं। दूरदर्शिता और मानवीय संवेदनशीलता के साथ राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन इस प्रार्थना सभा में आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक साहित्यकार कवि भी थे और उनकी रचनाओं में भी राष्ट्रवाद की अवधारणा स्पष्ट लक्षित होगी। अब महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री चंद्रबाबू नायडू जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। शास्त्रीय वाद्य वृंद सुश्री ज्योति चौधरी जी द्वारा नल तरंग वाद्य का प्रस्तुतिकरण एवं स्वरांजलि चंचल हेमती मोरी, वैष्णव जन और रघुपति राघव राजा राम की धुन पर स्वरांजलि।
महामहिम राष्ट्रपति महोदया अब इस प्रार्थना सभा से प्रस्थान करेंगी। आदरणीय उपराष्ट्रपति भी प्रस्थान करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी अब इस सभा से, प्रार्थना सभा से प्रस्थान करेंगे। विनम्र आग्रह है कि ब्लॉक 2 में बैठे सभी महानुभाव ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के सभी महानुभाव कृपया अभी प्रतीक्षा करें। ब्लॉक 2 में बैठे सभी महानुभाव श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तत्पश्चात ब्लॉक 3 में बैठे सभी अतिथियों से अनुरोध है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। ब्लॉक 4 में बैठे अतिथि अभी कृपया प्रतीक्षा करें।